हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मेरे दोस्तों, आज हम लोग लेके आए आइसोमरिज्म का लेक्चर नंबर 1। देखो, जीओसी आप लोगों ने किया, अब जीओसी के बाद आइसोमरिज्म करते हैं। तो आइसोमरिज्म में क्या करना है, कैसे करना है, इस बात का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को देखते हैं कि आइसोमरिज्म होता क्या है। आइसोमरिज्म होता क्या है? तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि आइसोमरिज्म हम किसको बोलते हैं? ठीक है, कोई भी बच्चा बताए कि हाँ सर, आइसोमरिज्म का मतलब ये होता है। तो देखो यार, ऑर्गेनिक में जब आप आइसोमरिज्म करते हो तो सिंपल सी बात होती है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के दो या दो से ज्यादा फिगर बना लिए तो उस फिनोमिना को क्या नाम दिया जाएगा? आइसोमरिज्म फिनोमिना दिया जाएगा, है ना। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के यदि आपने दो या दो से ज्यादा फिगर बना लिए तो उसको क्या बोलोगे? आइसोमरिज्म फिनोमिना बोलोगे। तो हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, टू एंड more than two figure formed by same molecular formula, same molecular formula। यदि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के दो या दो से ज्यादा फिगर बना लेते हो, टू एंड मोर देन टू फिगर फॉर्म बाय सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एट लीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज different in possible isomers। तो जरा समझो, आइसोमरिज्म कहते किसको? आइसोमरिज्म का मतलब होता है जब किसी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के आप दो या दो से ज्यादा फिगर बना लो, किसी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के दो या दो से ज्यादा फिगर बना लो और उन फिगर के बीच में मिनिमम एक केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस हो। ऐसा नहीं है कि दो फिगर बन गए तो बस आइसोमरिज्म हो गया, उनके बीच में मिनिमम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस भी होना चाहिए दोस्त। मगर होता क्या है कि जनरली होता ही है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी एक केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफर मिल ही जाती है ना। इस वजह से इस दूसरी वाली लाइन पर हम लोग फोकस नहीं करते, मगर ध्यान रखिएगा फोकस आपको सभी लाइनों पर करना है। तो आइसोमरिज्म की डिफिनीशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और दो या दो से ज्यादा फिगर मिल जाए और उनमें एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस हो तो हम उस फिनोमिना को आइसोमरिज्म फिनोमिना कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, क्या ये एक दूसरे के आइसोमर हैं? हमने एक एग्जांपल लिखा, आपको ध्यान दीजिएगा, C3CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिखा, CH3 CH2। अब फिर मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल लिखा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिए, मैं पूछना चाह रहा हूं ए और बी में क्या कोई आइसोमरिज्म फिनोमिना है? बी और सी में और ए और सी में। आपको सिर्फ ये बताना है कि आइसोमरिज्म फिनोमिना इनके बीच में है या नहीं है। तो जरा देखो, जैसे पूछा जा रहा है ए और बी के बीच में क्या कोई आइसोमरिज्म फिनोमिना है, मतलब क्या इनके बीच में आइसोमरिज्म फिनोमिना हो सकता है? तो हमें क्या चेक करना है? टू एंड मोर देन टू फिगर फॉर्म, दो या दो से ज्यादा फिगर मिलने चाहिए। किससे? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। तो जरा चेक करो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5 और एक 6 और 6 2 8, 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब बी में चेक करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन बच्चों 3 3 6 और 2 8। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कार्बन भी सेम है और हाइड्रोजन भी सेम है, दोनों में, ए और बी में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इसका मतलब इनमें आइसोमरिज्म फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि ये सेम फिगर नहीं है। किसी बच्चे ने कहा सर ये सेम फिगर क्यों नहीं है? यहां पर नंबरिंग करोगे तो कार्बन डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है और यहां से नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब ये दो सेम फिगर नहीं है।
मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये आइसोमरिज्म फिनोमिना है। बी और सी को चेक करो, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 4 5 और 8, यहां पर हाइड्रोजन 3 4 3 7 3 4 3 7 और 7 और 3 10, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 10 है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग है, इसका मतलब इनके बीच में किसी भी तरह का आइसोमरिज्म फिनोमिना नहीं है, इनके बीच में किसी भी तरह का आइसोमरिज्म फिनोमिना नहीं है। किसके बीच में? बी और सी के। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग है। इसमें यार 8 हाइड्रोजन है, 3 4 5 और 3 8, 3 4 7 और 3 10, तो इसका मतलब क्या है? ये दो डिफरेंट फिगर है। और इसी तरह ए और सी में भी आइसोमरिज्म फिनोमिना नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके भी मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे दोस्त अलग अलग है। चेक कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन चेक करो 3 5 6 और 8, 3 4, ठीक है, 7 और 10, तो इसमें 10 हाइड्रोजन है, इसमें 8 हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसमें भी आइसोमरिज्म फिनोमिना नहीं है। तो आइसोमरिज्म क्या होता है? जब किसी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के दोस्त 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिल जाए तो हम उस फिनोमिना को आइसोमरिज्म फिनोमिना कहते हैं। अब हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। यदि हम इसके क्लासिफिकेशन में जाएं तो हम लोग जनरली इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किस पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? 3 पार्ट में। कौन से 3 पार्ट है? जरा आप उनको देख लो कि हम इनको कौन से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, कौन से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं? पहला जो होता है वो बोला जाता है स्ट्रक्चरल। ठीक है, अच्छे से देखते जाइएगा कब कब क्या क्या बोलता है। दूसरा जो बोला जाता है वो होता है कॉन्फिगरेशनल। तीसरा जो होता है वो बोला जाता है कन्फर्मेशनल। अब तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं इस बात को जरा समझो। स्ट्रक्चर में क्या होगा? पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या होता है? बॉन्डिंग अरेंजमेंट, बॉन्डिंग अरेंजमेंट, अरेंजमेंट चेंज होता है। एक आइसोमर और दूसरे आइसोमर के बीच में बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के बीच में सेम बॉन्डिंग अरेंजमेंट हो। ठीक है, एक आइसोमर और दूसरे आइसोमर के बीच में बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज होगा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिलेंगे मगर उनकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग होगी। ऐसा डिफिनीशन ऐसे बोलते हैं, 2 and more than 2 different figure form in basis of different bonding arrangement in a molecule। 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिलेंगे मगर किस बेसिस पे? क्योंकि उनके बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डिफिनीशन क्या है? 2 and more than 2 figure form in basis of different bonding arrangement in a isomers is known as structural isomerism। इसमें क्या होगा? बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग होगा सभी आइसोमर के बीच में, बिटवीन आइसोमर्स, उनके आइसोमर्स के बीच में बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज होगा। अब जरा देखो कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म क्या होती है। इसकी सबसे खास बात होती है कि बॉन्डिंग अरेंजमेंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका बच्चों बॉन्डिंग अरेंजमेंट कभी चेंज नहीं होता है। इसका बॉन्डिंग अरेंजमेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है कॉन्फिगरेशनल का। इसमें बॉन्डिंग अरेंजमेंट कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसमें चेंज क्या होता है? इसमें चेंज होता है 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्पेस में, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्पेस में लोकेशन, स्पेस में लोकेशन, सॉरी लोकेशन ऑफ एटम या ग्रुप। इसमें क्या डिफरेंट होता है? 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्पेस में उनकी लोकेशन डिफरेंट होती है। इसमें क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिलेंगे मगर 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिलेंगे मगर
उनकी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल प्लेन में लोकेशन चेंज होगी, बॉन्डिंग अरेंजमेंट इनका कांस्टेंट रहता है। और इसी में आपके पास आते हैं कौन कौन, इसी में आते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये इसी के पास है। इसी को स्टीरियो आइसोमरिज्म भी कहते हैं, इसी को स्टीरियो भी कहते हैं। अब कन्फर्मेशनल में क्या होता है, ये क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के अबाउट आती है, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। ये कब मिलती है, जब सिग्मा बॉन्ड को हम रोटेट करते हैं, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के अबाउट मिलती है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। जब हम सिग्मा बॉन्ड को कहीं रोटेट कराएंगे तब जो अलग अलग फिगर मिलेंगे वो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के होंगे। इस बात को अभी आप बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे होंगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं जैसे ये बात आपके समझ में आए, जरा गौर से समझिएगा। मैंने क्या किया, 4 एग्जांपल लिखे। देखो पहला एग्जांपल मैंने ये लिखा, देखिएगा आप बहुत अच्छे से। देखो प्यारे बच्चों, पहला एग्जांपल मैंने ये लिखा है, दूसरा एग्जांपल मैंने ये लिखा है, देखते जाइए ऐसा। तीसरा एग्जांपल मैंने ये लिखा है, चौथा एग्जांपल मैंने ये लिखा है, ऐसा। अब मेरे दोस्तों बताओ, या इसको थोड़ा सा और अच्छा और इंटरेस्टिंग बना देता हूं, जैसे आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ सके, ठीक है ना दोस्त। अभी देखो बताता हूं, इसको रफ कर दो, इसको रफ कर दो, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 4, तो इसमें कार्बन बढ़ा लो और इसमें भी कार्बन बढ़ा लो 1, तो कहां बढ़ाओगे, यहां। अब जरा देखना बच्चों, मैं जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूं उसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये और एक मॉलिक्यूल ये लिखा है, एक मॉलिक्यूल हमारा ये लिखा है, और एक मॉलिक्यूल ये लिखा है, और दोस्त एक मॉलिक्यूल ये लिखा है। अब जरा चेक कर लो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है या नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है सब में। हाइड्रोजन चेक कर लिए, 3 4 5 5 to 7 और 8, 3 5 6 8, 3 4 5 और 5 to 7 और 8, 3 4 5 7 6 7 8, सब में कार्बन हाइड्रोजन सेम है, मतलब C4H8O लिखा है, सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों मैंने आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, ए और बी के बीच में कौन सी आइसोमरिज्म है, बी और सी के बीच में कौन सी आइसोमरिज्म है, तो बी और सी के बीच में कौन सी आइसोमरिज्म है ये भी बताना है आपको, और सी और डी के बीच में कौन सी आइसोमरिज्म है, और बी और सी के बीच में। गौर से मेरी बातों को आप समझिएगा, अब आप समझ पाओगे कि मैं क्या रहा था। जरा पहले और दूसरे फिगर में चेक करो, क्या पहले और दूसरे फिगर में बॉन्डिंग अरेंजमेंट का कुछ डिफरेंस मिल रहा है आपको। यहां पर जरा बताना क्या है, यहां पर कार्बन से OH अटैच है, और यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में O है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि बॉन्डिंग अरेंजमेंट तो अलग अलग है। यहां पर ये लिखा है और यहां पर दोस्त क्या लिखा है, ये लिखा है। तो क्या A और B में बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम है, अलग अलग है बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग है, तो ये कौन सी आइसोमरिज्म हो गई, स्ट्रक्चरल। अब कोई बच्चा क्या करता है, स्ट्रक्चरल का पार्ट बताने लगता है। कोई कह सकता है कि सर इसमें फंक्शनल है, अरे मेरे दोस्त वो तो स्ट्रक्चरल का पार्ट है, अभी पहले स्ट्रक्चरल तो पढ़ लो। तो ये क्या है, यहां पर आप चेक करो बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग है, तो इनके बीच में कौन सी आइसोमरिज्म हो गई, स्ट्रक्चरल, ठीक। अब और सी और डी में चेक करो, जरा सी और डी में चेक करो,
इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, सेम बॉन्डिंग। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन CH2OH जुड़ा है, इस कार्बन से CH2OH और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, सेम बॉन्डिंग। लोकेशन अलग है, बॉन्डिंग नहीं अलग है, बॉन्डिंग कांस्टेंट है। चेक कर लो, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। पहले फिगर में जिसका बॉन्ड जिसके साथ था C नंबर फिगर में, D नंबर फिगर में भी उसका बॉन्ड इसके साथ है, मगर फिर भी ये दो अलग अलग फिगर है। क्यों अलग अलग फिगर है? क्योंकि यहां पर H और H के बीच में जरा देखिए दोस्तों कितना का एंगल है। यदि यहां पर मैं बात करूं H और H के बीच में क्या है, स्ट्रेट लाइन खींच रही है, मतलब 180 का एंगल है। और यहां पर जरा H और H के बीच में देखो, ऐसा है। इसका मतलब यहां पर इनके बीच में 180 एंगल है और यहां पर इनके बीच में 180 एंगल नहीं है। पक्की बात है, ये 180 तो नहीं होगा चाहे जितना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ कि ये और ये एक अलग अलग फिगर है, क्योंकि इनकी लोकेशन अलग अलग है। एक भी एंगल फिगर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब अलग अलग फिगर है। तो ये किस कैटेगरी के हैं? ये हैं हमारे स्टीरियो आइसोमरिज्म। इनको हम स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल। ये देखो बच्चों, बात मेरी समझ पाए? मैं ये कह रहा था कि जब कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म होगी तो बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ उनकी 2 डायमेंशनल प्लेन पे लोकेशन चेंज है। अब देखो ये दोनों एक साइड में है, तो इसका मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन पे इनकी लोकेशन को चेंज किया गया है। ये देखो 2 डायमेंशनल प्लेन पे इनकी लोकेशन को चेंज किया गया है। चेक करो, है बी और सी में क्या है? तो बी और सी में देखो जरा, बॉन्डिंग अरेंजमेंट भी चेंज है, लोकेशन भी चेंज है। बॉन्डिंग अरेंजमेंट कैसे चेंज है? ये अल्कोहल है और ये ईथर है, तो बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज है। इसका मतलब इसमें स्ट्रक्चर तो होगी साथ में मेरे दोस्त इनकी लोकेशन भी चेंज है, तो इनके पास कॉन्फिगरेशनल भी होगी। चेक कर लो आप, ये देखो ये कैसा है, हाइड्रोजन 180 पे है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, दोनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन पे है। तो देखो कॉन्फिगरेशनल भी है और स्ट्रक्चरल भी है। तो जरा बात समझ में आई? हमने क्या किया, आइसोमरिज्म को 3 क्लास में डिवाइड किया। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जब 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिल रहे हो, मगर किसके बेसिस पे? बॉन्डिंग अरेंजमेंट को चेंज करने के बेसिस पे। जब 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिल रहे हो, मगर किसके बेसिस पे? 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में सिर्फ लोकेशन चेंज करने की वजह से, बॉन्डिंग नहीं। और जब सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन की वजह से आइसोमरिज्म आ रही हो, तो ये। अब एक एक करके इनके क्लास पे चलते हैं कि भाई इनके क्लास क्या है, डिवीजन। अब जरा देखो यार दोस्तों, अब हम इनको डिवाइड करते हैं, तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को फर्दर डिवाइड कर देते हैं। फर्दर कैसे डिवाइड कर देते हो? फर्दर इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। फर्दर हम लोग इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो जब आप इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हो तो ऐसे करते हो, चेन, पोजीशन, ये सब अपने को पढ़नी है और 2 मिनट में हो जाएंगी। बहुत टैलेंटेड हो तुम लोग, ठीक है। मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन, ऐसे, और पॉलीमेरिक। ये देखो इतनी सारी अपने को एक एक करके पढ़नी है। अब इन सब में बॉन्डिंग अरेंजमेंट जरूर चेंज होगा, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगी और कैसे पता चलेगा, इसकी बात करते हैं कि यदि कहीं पर चेन आइसोमेरिज्म हो रही होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि चेन आइसोमेरिज्म है। तो जरा देखो, 2 and more than 2 फिगर फॉर्म बाय, 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिलने चाहिए। किसकी वजह से? किसकी वजह से? 2 and more than 2 फिगर फॉर्म बाय डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ब्रांच
अरेंजमेंट, डिफरेंट ब्रांच अरेंजमेंट की वजह से। एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस आने की वजह से, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट ब्रांच अरेंजमेंट की वजह से, ब्रांच अरेंजमेंट की वजह से मतलब एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस आने की वजह से, जब दो या दो से ज्यादा फिगर मिल रहे हैं और डिफरेंट ब्रांच अरेंजमेंट की वजह से। डिफरेंट ब्रांच अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? आपका रूट वर्ड चेंज होना चाहिए। आपका क्या चेंज होना चाहिए? रूट वर्ड चेंज होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर तो याद है ना कि रूट वर्ड क्या, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन को पेंटेन बोलते हैं, वो रूट वर्ड चेंज होना चाहिए। मतलब दो या दो से ज्यादा फिगर मिले मगर कार्बन स्कैंडल अलग अलग होना चाहिए, मतलब जो ढांचा है कार्बन का वो अलग अलग होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हम चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, जैसे देखो यार, ये हमारे पास क्या लिखा है? ब्यूटेन। इसका नॉमेनक्लेचर करो, ब्यूटेन आएगा। और ये हमारे पास क्या लिखा है? चेक करिए। तो इसको क्या कह दिया आपने? इसका नाम रखा चेक करिए। तो इसको क्या कह दिया आपने? इसका नाम रखा जाके ब्यूटेन। इसको क्या कहोगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको दोस्त क्या बोलोगे? 2 मिथाइल प्रोपेन बोलोगे। अब जरा बताओ, क्या इन दोनों का मेरे दोस्त रूट वर्ड सेम है? ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है, अलग अलग है तो चेन कंफर्म है। इसका मतलब ए और बी के बीच में चेन कंफर्म है। बाकी कोई है या नहीं ये हमें नहीं पता, मगर चेन कंफर्म है। ए और बी के बीच में कौन सी आइसोमरिज्म है? चेन आइसोमरिज्म है। क्यों? क्योंकि रूट वर्ड अलग अलग है। इसका रूट वर्ड ब्यूट है, इसका रूट वर्ड प्रोप है। और ये तभी अलग अलग होंगे जब ब्रांच आएंगी। इसमें ब्रांचेस आ गई हैं तो ये अलग अलग है। तो जब भी किसी में ब्रांचेस आ जाएंगे, रूट वर्ड अलग अलग होगा तो चेन आइसोमरिज्म होगी। बच्चों ने कहा सर एक आध एग्जांपल और मार सकते हो? तो मैंने कहा यस दोस्तों, प्यारे बच्चों के लिए एक आध एग्जांपल हम और मार सकते हैं। ये देखो, डरिएगा नहीं। देखो प्यारे बच्चों, एक ये लिखा है ए, अब ये लिखा है बी। ये देखो, मैंने कहा ए और बी के बीच में कौन सी आइसोमरिज्म है? तो जरा बताओ, ब्रांच बढ़ गई है ना? ब्रांच बढ़ गई है तो ये क्या होंगी? नंबर ऑफ ब्रांचें बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब चेन आइसोमरिज्म है। इसका मतलब क्या है? चेन आइसोमरिज्म है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचें चेंज हो रही हैं। चेक करो, है भाई, उसके पास 2 ब्रांच है, इसके पास 1 ब्रांच है, इसके पास 2 ब्रांच है। इसका मतलब क्या है? कार्बन स्कैंडल में आपने चेंज किया है। अब किसी ने कहा यार ये वाला एग्जांपल बताओ, आप इस एग्जांपल को बताइए। देखिए, ये किस चीज का एग्जांपल है? ये देखो, ये आइसोमर ए है, ये आइसोमर बी है। ए और बी के बीच में आइसोमरिज्म बताओ कौन सी है? देखो, ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल की लोकेशन में तो चेंज नहीं है। ये भी प्राइमरी अल्कोहल है दोस्त, और ये भी प्राइमरी अल्कोहल है दोस्त। चेक कर लो आप। अल्कोहल की पोजीशन में डिफरेंस है नहीं, मगर ये जो कार्बन चेन है, कार्बन स्कैंडल, इसमें जरा देखो डिफरेंस है। यहां पर जरा देखो कैसा है, और यहां पर देखो जरा कैसा है? यहां पर ब्रांच नहीं है और यहां पर ब्रांच है। 1 2 3 4 प्लेन है, 1 2 3। इसका मतलब क्या है? यदि मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूं दोस्त तो क्या लिख के आओगे? ब्यूटेनॉल 1। इसका नॉमेनक्लेचर करूं तो क्या लिखोगे? 1 2 3, मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन 1। अब आपने क्या चेंज किया है? अल्कोहल की लोकेशन मेरे दोस्त सेम है, मगर देखो रूट वर्ड चेंज है। ये देखो,
है, रूट वर्ड चेंज। तो यहां पर भी क्या है, ब्रांच बढ़ रही है, यहां पर भी क्या है, चेन आइसोमेरिज्म है। यहां पर भी चेक करो, ब्रांच बढ़ रही है, तो यहां पर चेन आइसोमेरिज्म है। जब भी चेंज आइसोमेरिज्म होगी तो रूट वर्ड चेंज होगा या ब्रांच का नंबर चेंज होगा। तो हम कैसे पकड़ेंगे, तो हमारे पास क्लू पॉइंट क्या होगा, तो दोस्तों हमारे पास देखो नोट, ये क्लू पॉइंट होगा। जब भी कहीं पे चेन आइसोमेरिज्म होगी तो दो में से एक चीज जरूर चेंज हो रही होगी, या तो हमारा रूट वर्ड चेंज हो रहा होगा, या फिर नंबर ऑफ ब्रांच चेंज हो रही होगी, और हो सकता है दोनों चेंज हो रही हो। इनमें से कोई एक जरूर चेंज होना चाहिए। आप बस इतना पकड़ो, यदि किसी क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो रही है या दोनों चेंज हो रही हैं, तो मेरे दोस्तों वहां पर ये आइसोमेरिज्म जरूर होगी। कौन सी आइसोमेरिज्म जरूर होगी बेटा, जिसका आइसोमेरिज्म का नाम क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। तो जब भी कहीं चेन आइसोमेरिज्म हमको चेक करनी होगी तो हम क्या पकड़ेंगे, हम इस बात को देखेंगे कि क्या रूट वर्ड चेंज हो रहा है, क्या नंबर ऑफ ब्रांच चेंज हो रही है। आप चेक कर लो, लगातार यही हुआ है, रूट वर्ड चेंज हो रहा है इसलिए चेंज है। इधर देखो, नंबर ऑफ ब्रांच चेंज हो रही है इसलिए चेंज है। यहां पर फिर रूट वर्ड चेंज हो रहा है इसलिए चेन आइसोमेरिज्म है। जब भी चेन आइसोमेरिज्म होगी दोनों में से कोई एक जरूर चेंज होगा और दोनों भी चेंज हो सकते हैं। तो यदि कहीं चेन आइसोमेरिज्म है तो रूट वर्ड और नंबर ऑफ ब्रांच दोनों में से कोई एक चेंज होगा या दोनों चेंज होंगे। आप बस इस चीज को पकड़ा करो, यदि कहीं चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल कोई हमसे पूछता है तो। ठीक है दोस्तों, पकड़ लोगे। अब हम लोग दूसरी आइसोमेरिज्म में चलते हैं, जिसका नाम क्या है, पोजीशन। अब पोजीशन और मेटामेरिज्म दोनों को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, तो जरा देखिएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, दोनों को एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूं जरा समझिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं ना, तो दोनों को इसलिए एक साथ पढ़ाया जा रहा है। गौर समझिए, देखो ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है दोस्त। इस फंक्शनल ग्रुप को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फंक्शनल ग्रुप को दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया, ये मैंने कहा मोनोवैलेंट, एक मिनट, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। देखो यदि आपके पास मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो आप ध्यान रखिएगा, आपके पास जो आइसोमेरिज्म दोस्त आएगी वो आएगी पोजीशन। वो कौन सी आएगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म आएगी। अभी आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे होगे, अभी दोनों के एग्जांपल डालूंगा तब आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। यदि मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप है और लोकेशन में चेंज आ रहा है तो उसको पोजीशन बोलोगे, और यदि बाईवैलिएंट है, बाईवैलेंट हो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो, और तब लोकेशन में चेंज आ रहा हो तो उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। देखो पोजीशन और मेटामेरिज्म में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले तो दिमाग में एक बात बैठा लो, दो या दो से ज्यादा फिगर मिलेंगे ये तो अब कंफर्म हो गया है। लोकेशन में चेंज आ रहा हो तो उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। देखो पोजीशन और मेटामेरिज्म में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले तो दिमाग में एक बात बैठा लो, दो या दो से ज्यादा फिगर मिलेंगे ये तो अब कंफर्म हो गया है। दो या दो से ज्यादा फिगर मिल रहे हैं और मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन में डिफरेंस है तो क्या नाम दोगे, पोजीशन नाम दोगे। दो या दो से ज्यादा फिगर मिल रहे हैं,
मगर मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है तो पोजीशन नाम दोगे। दो या दो से ज्यादा फिगर मिल रहा है मगर वो बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है तो उसको मेटामरिज्म कहोगे। देखो जरा इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, जैसे आप मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को समझ सको। हो सकता है अभी आप पकड़ ही ना पा रहे हो कि सर्वेश सर कहना क्या चाह रहे हैं। देखो बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं बता रहा हूं। देखो ये एक एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल दोस्त ये है। ये देखो, और एक एग्जाम्पल ये है। ऐसे अब मैंने आपसे पूछा कि जरा बताओ इनके बीच में कौन कौन सी आइसोमरिज्म है, ए और बी, बी और सी, ए और सी। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो सभी बच्चों को पता है कि अल्कोहल मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्त। अब जरा बताना ए और बी में डिफरेंस किस बात का है। ये और ये, इसकी लोकेशन क्या है 1 2, सेकंड लोकेशन पर क्या है OH है, और इसमें क्या है फर्स्ट लोकेशन पर OH है। ऐसा ही तो नॉमेनक्लेचर करोगे। तो क्या मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है तो पोजीशन आइसोमरिज्म। यदि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस हो तो फंक्शनल आइसोमरिज्म। इसका मतलब मुझे क्या कहना चाहिए, ए और बी में क्या है पोजीशन आइसोमरिज्म। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, एक मिनट बच्चों, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में यह डिफरेंस है तो पोजीशन आइसोमरिज्म। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में यदि डिफरेंस है तो फंक्शनल आइसोमरिज्म। जरा बताना, मोनोवैलेंट के फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है ना तो पोजीशन आइसोमरिज्म, तो पोजीशन आइसोमरिज्म। इतनी बात हो गई। अच्छा, और कोई आइसोमरिज्म है? नहीं। अब बी और सी में चेक करो। बी और सी, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, नंबरिंग ऐसे ही करोगे ना। तो क्या लोकेशन में डिफरेंस है? मोनोवैलेंट के फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन में डिफरेंस है? नहीं। मगर कार्बन स्कैंडल में डिफरेंस है। इसका रूट वर्ड कितना है ब्यूट, और इसका रूट वर्ड कितना है, इसका रूट वर्ड कितना है प्रोप। इसका मतलब इनमें कौन सी आइसोमरिज्म है? चेन है कि नहीं भाई। बी और सी में किस बात का डिफरेंस आ रहा है? क्या लोकेशन पे लगा है? नहीं, तो पोजीशन नहीं है। इसका मतलब इनमें डिफरेंस है? नहीं। मगर कार्बन स्कैंडल में डिफरेंस है। इसका रूट वर्ड कितना है ब्यूट, और इसका रूट वर्ड कितना है, इसका रूट वर्ड कितना है प्रोप। इसका मतलब इनमें कौन सी आइसोमरिज्म है? चेन है कि नहीं भाई। बी और सी में किस बात का डिफरेंस आ रहा है? क्या मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन में डिफरेंस आ रहा है? क्या मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन में डिफरेंस आ रहा है? पहली लोकेशन पे लगा है, पहली लोकेशन पे लगा है, नहीं, तो पोजीशन नहीं है। अब 1 2 3 4 रूट वर्ड कितना है ब्यूट, 1 2 3 रूट वर्ड कितना है प्रोप, तो रूट वर्ड में डिफरेंस आ रहा है तो चेन होगी। अब ए और सी में चेक करो, ये दूसरी नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, इसका मतलब पोजीशन तो है। क्यों? क्योंकि मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। अब आप चेक करो रूट वर्ड में भी डिफरेंस है। 1 2 3 4 ये प्रोप है, और ये क्या है, सॉरी 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं ब्यूट, और 3 को क्या कहते हैं प्रोप, तो दोनों है। तो यार यहां पे चेन भी है और पोजीशन भी है। चेक करो, पोजीशन क्यों है, सेकंड नंबर पे OH था, यहां पे क्या है 1 नंबर पे OH है। चेन क्यों है? क्योंकि इसका रूट वर्ड कितना है प्रोप, इसका रूट वर्ड कितना आएगा ब्यूट, इसलिए चेन भी है। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा सा और घुमा लेते हैं, जरा इसको चेक करना बच्चों। ए, देखो यार बच्चों, मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना दोस्त, क्योंकि उसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये देखो,
ये अब जरा बताओ ए और बी के बीच में कौन सी आइसोमरिज्म है? बस सिंपल सी बात है, ए और बी के बीच में कौन सी आइसोमरिज्म है? ए और बी। अब आप चेक करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अभी क्या है, अभी यदि आप अच्छे से ध्यान दो कीटोन किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। अब यहां चेक करो कीटोन किस नंबर पे है? 3 नंबर पे। तो कीटोन की लोकेशन में डिफरेंस है कि नहीं? तो क्या पोजीशन टिक करे? क्यों? कीटोन 2 पे है, 3 पे है, तो पोजीशन तो पक्का है यार। मगर जरा बताना कीटोन कैसा ग्रुप होता है? कीटोन ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ये तो पॉलीवेलिएंट ग्रुप है। पॉलीवेलिएंट ग्रुप का मतलब बाईवेलिएंट ग्रुप है। इसकी फ्री वैलेंसी कितनी है? 2। ये तो बाईवेलिएंट ग्रुप है। तो ए और बी के बीच में यदि कहीं पर बाईवेलिएंट ग्रुप होगा तो हम क्या लगाएंगे? ये देखो कॉन्सेप्ट ये लिखा है, बाईवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लिखोगे? मेटामेरिज्म लिखोगे। यदि बाईवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप है तो मेटामेरिज्म लिखोगे, फिर वहां पोजीशन नहीं लिखोगे। ठीक है? बाईवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप कौन होते हैं? जैसे कीटोन, एस्टर, ये देखो है ना, एनहाइड्राइड, ये देखिए, ये सब क्या है? बाईवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप है। और भी बहुत सारे बना सकते हो, ऐसी कुछ बात नहीं है। ऐसे बना लो, एमाइड को भी बना लो, ये एक वैलेंसी फ्री कर ली, है ना। तो बाईवेलिएंट ईथर, ये देखो, तो ये सब बाईवेलिएंट ग्रुप है। मोनोवेलिएंट कौन कौन से हैं? जैसे ये देखो, एल्कोहल, हैलोजन, एल्डिहाइड, है ना, एसिड, इन सब के पास एक ही वैलेंसी तो होती है, NO2 एसेट्रा। तो ये मोनोवेलिएंट है। तो मैंने आपको बताया है कि यदि कहीं पर दोस्त जरा समझो, यदि कहीं पर पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है मगर वो पॉलीवेलिएंट ग्रुप है तो आप वहां मेटा टिक करोगे। यही मैं बताना चाह रहा हूं बार बार, वहां मेटामेरिज्म टिक करोगे, क्योंकि वहां पर हम ये कंसीडर करते हैं कि इनसे अटैच एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, इनसे अटैच एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। ये देखो, इधर क्या अटैच है? CH3, इधर क्या अटैच है? C2H5 C2H5, और उधर क्या अटैच है? प्रोपेन। तो एक बात दिमाग में पहले घुस गई कि यदि कहीं पर पोजीशन टिक करनी है या मेटामेरिज्म टिक करनी है तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कैसे करोगे? यदि मोनोवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप अपनी लोकेशन चेंज करता है तो पोजीशन टिक करते हैं, और यदि पॉलीवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप अपनी लोकेशन चेंज करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? यदि पॉलीवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप अपनी लोकेशन चेक करता है या चेंज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। बात समझ रहे हो? मेटामेरिज्म की डेफिनेशन ये होती है, 2 and more than 2 figure formed by attachment of different alkyl group in polyvalent functional group। कोई पॉलीवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप है, उससे अटैच जो अल्काइल ग्रुप हो वो अलग अलग हो तो मेटामेरिज्म है। डिफिनीशन ऐसे बोली जाती है, मगर डिफिनीशन पे ज्यादा ध्यान न देना, आपको जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। 2 and more than 2 figure formed by attachment of different alkyl group in polyvalent functional group। अब आप चेक करो तो ये देखो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, चेक करो, यहां पे क्या है? मेथेन, और यहां पे क्या है? एथेन। यहां पे क्या है मेरे दोस्त? चेक करो, प्रोपेन। यहां पे क्या है? एथेन। पॉलीवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अलग अलग है कि नहीं? चेक करिए, ये क्या बोला जाता है? मीथेन, मतलब मिथाइल। ये दोस्त क्या बोला जाता है? इथाइल है। इधर देखो क्या है? प्रोपाइल। यहां पे क्या है? इथाइल। तो पॉलीवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप का दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप है तो मेटामेरिज्म। मगर आप सबसे पहले चेक किया करो, यदि पॉलीवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप है
और वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब मेटामेरिज्म है। बस बात खत्म हो गई। अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग हैं या नहीं, ये चेक ही मत करो, और चेक कर लो तो अच्छी बात है, मगर ना भी चेक करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है तो कंफर्म मेटामेरिज्म होगा। देखो जैसे अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, अब लोकेशन ना भी चेंज करे तब भी हो सकती है। जरा ये देखो, इसको जरा देखो भाई, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं दोस्त, ये देखिए, इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, अब बताओ इन दोनों के बीच में कौन सी आइसोमरिज्म है? ए और बी के बीच में कौन सी आइसोमरिज्म? तो जरा बताइए, ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप क्या सेम है? ये क्या है? ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। और ये क्या है? प्रोपाइल है। सेम थोड़ी ना है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। और मॉलिक्यूल कैसा है? पॉलीवैलिएंट। मतलब मॉलिक्यूल का मतलब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कैसा है? पॉलीवैलिएंट। तो ये क्या होगी? मेटामेरिज्म होगी। क्या होगी? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की कंडीशन है कि देखो, पॉलीवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप हो ऐसे, और इसकी ये दो बैलेंसी है, इन पे क्या हो? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो। क्या हो? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो। यहां पर भी क्या हो? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो। ऐसे इधर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, इधर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, पॉलीवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप। ऐसी सिचुएशन है तो मेटामेरिज्म है। तो मेटामेरिज्म कैसे पकड़ोगे? एक पॉलीवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप होना नेसेसरी कंडीशन है। यदि कहा जाए मेटामेरिज्म कैसे पकड़े, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि ये चीज होना बहुत जरूरी है। ये चीज होना बहुत जरूरी, मतलब नेसेसरी कंडीशन है। यदि पॉलीवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मेटामेरिज्म कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉलीवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप होना नेसेसरी कंडीशन है किसकी? मेटामेरिज्म की। और फिर क्या चेक करोगे? दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। फिर क्या चेक करोगे? दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, चाहे उनकी ब्रांची अलग अलग क्यों ना हो। पॉलीवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप हो और दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप हो वो अलग अलग हो, तो मेटामेरिज्म। अब पोजीशन के लिए क्या चेक करोगे? पहली बात वो मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। पहली बात तो ये कि वो कैसा होना चाहिए? मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और पोजीशन में डिफरेंस है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन में डिफरेंस है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, अब जरा देखो यार, इसी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, एक आध एग्जांपल मारते हैं, क्योंकि इसके एग्जांपल बहुत जरूरी है। बच्चे गलती करते हैं ना, इसलिए यार आप जब इतना जिद कर रहे हो तो मैं एक एग्जांपल पूछ लेता हूं आपसे। इसको जरा बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये है ए और ये लिखा है बी, कौन सी आइसोमेरिज्म होनी चाहिए? ये देखो, बताओ बच्चों, तो ये क्या है? ईथर जो होता है एस्टर जो होता है एस्टर जो होता है पॉलीवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप होता है। ये देखो क्या होता है? पॉलीवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप होता है। अब पॉलीवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप पे जरा चेक करो, इधर क्या लगा है? यदि आप अच्छे से ध्यान दो, इथाइल, इधर क्या लगा है? मिथाइल। अलग अलग है ना, तो ये क्या होगी? मेटामेरिज्म होगी। तो ए और बी में क्या आएगा? मेटामेरिज्म आएगा। ए और बी में क्या आएगा? मेटामेरिज्म आएगा। बात समझ रहे हो? अब इसी चीज को और घुमाना है तो जरा देखना, अब इसी यही ग्रुप लिखा है, मैंने घुमा दिया। अब देखता हूं कैसे पकड़ता हूं। ये देखिए, देखिएगा, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। अब बताओ आपके हिसाब से इन दोनों के बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म होनी चाहिए? ए और बी मेटामेरिज्म है?
क्यों? क्योंकि ये पॉलीवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये पॉलीवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप है। ये साइक्लिक एस्टर हो गया ना, पॉलीवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप है ना, इधर का अल्काइल ग्रुप उधर का अल्काइल ग्रुप अलग अलग है। क्या कोई पूछता चेन भी है? तो बिल्कुल है, ब्रांच चेंज हो रही है, और ब्रांच चेंज हो रही है तो चेन तो है ही है, ठीक है। मेटामरिज्म भी है, मगर क्या चेन की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। देखो इधर ब्रांच कितनी है? एक। इधर ब्रांच कितनी है? दो। तो चेन भी है। चेन हम चेक नहीं कर रहे थे, मगर यदि पूछा जाए चेन है तो यस यार दोस्त है, चेक करो, है कि नहीं? तो मेटामरिज्म पकड़ रहे हो कि मेटामरिज्म कब बोलना है, पोजीशन कब बोलना है। तो आप लोगों ने यदि ऐसा कहा है तो एक और ले लेता हूं। देखो इसको बताइए कि आप लोगों के हिसाब से इसका क्या नाम रखा जाए। देखिए डरिएगा नहीं, ठीक है बच्चों, बताते जाइएगा कि आपके हिसाब से इसको हम लोग क्या कहें। एक आइसोमर ये लिखा है, एक आइसोमर दोस्त ये लिखा है, एक आइसोमर ये लिखा है। अब बताना है ए और बी में बताओ, बी और सी में बताओ कौन कौन से आइसोमरिज्म है, सी और ए में बताओ, और एक डी भी ले लेता हूं, यहां लिख देता हूं। किलो, और बताना है ए और डी में। चलो बच्चों अब यार इस सॉल्व करते हैं। ए और बी में क्या डिफरेंस है चेक करो, ए और बी में क्या डिफरेंस है। यदि आप अच्छे से चेक करोगे तो ए और बी में क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है। देखो इसकी लोकेशन यहां पे है, अब लोकेशन कहां है, यहां पे है, ऐसे। तो क्या सेम लोकेशन है? जहां पे रिंग ज्वाइंट हो रही थी उसका अर्जेसेंट था, जहां पे रिंग ज्वाइंट हो रही थी उसका अर्जेसेंट नहीं है, अल्टरनेट है। लोकेशन तो चेंज है। कौन सा ग्रुप है, पॉलीवेलिएंट या मोनोवेलिएंट? पॉलीवेलिएंट। यदि पॉलीवेलिएंट है, लोकेशन चेंज हो रही है तो क्या है, मेटा है। तो क्या है, मेटामरिज्म है। और कोई आइसोमरिज्म है? ब्रांच चेंज हुई? नहीं। कार्बन स्कैंडल चेंज हुआ? नहीं। OH की लोकेशन चेंज हुई? नहीं। जो जहां था वो वहां है। अच्छा बी और सी में चेक करो, बी और सी में, बी और सी में देखो पॉलीवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन अलग अलग है। ये यहां पे है, ये यहां पे है। ये देखो जरा मोनोवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन भी चेक कर लो, वो भी अलग अलग है। देख लो बी और सी में पॉलीवेलिएंट की भी अलग अलग है, मोनोवेलिएंट की भी अलग अलग है। इसका मतलब मेटा है। मेटा किस लिए है, कीटोन की वजह से। और पोजीशन किस लिए है, अल्कोहल की वजह से। अल्कोहल की लोकेशन भी तो चेंज हो रही है, देखो तो पोजीशन भी तो है। अल्कोहल के रिस्पेक्ट में पोजीशन है, कीटोन के रिस्पेक्ट में मेटामरिज्म है। क्या स्कैंडल, एक कार्बन स्कैंडल चेंज हुआ, ब्रांच चेंज हुई? नहीं, तो चेन नहीं है। टफ एग्जांपल है, जरा समझना। ए और सी में समझो, ए और सी में क्या क्या चेंज हो रहा है। ए और सी में, ए और सी में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ OH की लोकेशन, सिर्फ OH की लोकेशन। अभी ये कहां पे है, ये देखो अभी इसकी सिचुएशन ये है ऐसे, और यहां पे कहां है, यहां 1 2 3 ब्रांच के तीसरे कार्बन पर, और यहां ब्रांच के दूसरे कार्बन पर। तो पोजीशन में चेंज है। ए और बी में क्या चेंज है, सॉरी ये ए और डी लिखा होगा, बी तो पहले ही लिखा है ना, तो ये डी होगा, इसको डी लिखो। ए और डी में क्या चेंज है, ए और डी में चेक करो।
ए और डी में कीटोन की लोकेशन चेंज है, चेक करो दोस्त, कीटोन की लोकेशन चेंज है, यस। ब्रांच चेंज है, यस। यहां पे 2 ब्रांच है, ये देखो ब्रांच चेंज है, ब्रांच कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कीटोन की लोकेशन चेंज है इसलिए मेटा तो है, कीटोन की लोकेशन चेंज है इसलिए मेटा तो है दोस्त। चलो इसको ऐसे, इसलिए मेटामेरिज्म तो है। क्यों, पॉलीवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन चेंज है, ये देखो पहले और इसमें। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, क्या ब्रांच में भी चेंज है? यहां पे देखो ब्रांच 2 है, यहां पे ब्रांच 1 है, इसलिए चेंज भी है। तीसरी बात करते हैं, क्या अल्कोहल की लोकेशन में डिफरेंस है? अल्कोहल ब्रांच के जगह बगल में है, यहां पर भी ब्रांच के बगल में है, अल्कोहल की लोकेशन में डिफरेंस नहीं है, इसलिए क्या है, पोजीशन नहीं है। बात पकड़ पाए? ए और डी में ब्रांच के नंबर चेंज है इसलिए चेन है, ए और डी में अल्कोहल कीटोन की लोकेशन चेंज है, चेक करो कीटोन यहां एडजेसेंट पे, यहां बगल में, तो मेटामेरिज्म है। पॉलीवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन चेंज हो रही है तो मेटामेरिज्म, पॉलीवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन चेंज हो रही है तो मेटामेरिज्म, मोनोवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन चेंज हो रही है तो पोजीशन। मोनोवेलिएंट फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन में कोई चेंज नहीं है। समझ पा रहे हो? कर लोगे? कर लेंगे सारे बच्चे? कैसे क्या करना है, कोई दिक्कत? कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अब जरा देखो यार, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे होती है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे पकड़ी जाए कि कहां पे फंक्शनल है कहां पे नहीं। तो सिंपल सी बात है, 2 and more than 2 figure formed by different functional group ठीक है, different functional group present in all possible आइसोमर्स। जो भी दोस्त आप आइसोमर बनाओ, उन आइसोमर में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। फंक्शनल आइसोमरिज्म में ये 2 या 2 से ज्यादा आइसोमर मिले, और जितने भी आइसोमर मिले उनके फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग अलग, तो वो क्या है, फंक्शनल आइसोमरिज्म है। किसी ने कहा सर कैसे, तो मैंने कहा यार ऐसे, देखो जैसे देखो अल्कोहल और ईथर दोनों का फार्मूला एक जैसा होता है, तो किसी ने अल्कोहल बना दिया, देखिए ये देखिए, अब कोई चाहे तो इसको ईथर भी तो कर सकता है ऐसे। अब इनमें कौन सी आइसोमरिज्म है, चेक करो, इनमें कौन सी आइसोमरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। अच्छा एक बात बताना भूल गया हूं, हो सकता है किसी बच्चे को ये बात भी ध्यान न है और वो कहीं फंस जाए, तो इसके लिए लिख देता हूं इस जगह पे। देखो ये ग्रुप नोट डाल के लिख रहा हूं, जरा समझना। जब मेटामेरिज्म चल रही हो और जब कौन सी चल रही हो, पोजीशन चल रही हो, तो फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहता है। एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में जाने पे फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये किस पर होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप पे। किस पे काउंट करो, यहां ना लिख के यहां लिखता हूं, क्योंकि दोनों के लिए सेम कंडीशन है। सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑल आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स। जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि वो पॉलीवेलिएंट कीटोन है तो पॉलीवेलिएंट कीटोन ही चलना चाहिए सारे आइसोमर में। यदि पॉलीवेलिएंट मोनोवेलिएंट अल्कोहल है या हैलोजन है तो वही चलना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नहीं होना चाहिए, समझो। जब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं तो फंक्शनल आइसोमरिज्म बोली जाने लगती है। जैसे ए और बी के बीच में क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है,
तो जब दोस्त इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं तो ये क्या बोले जाएंगे? फंक्शनल आइसोमरिज्म बोले जाएंगे। क्यों? कोई बच्चा ये भी तो कह सकता है कि सर ये मोनोवैलिएंट है, ये पॉलीवैलिएंट है, तो क्या बोले? मेटामरिज्म या पोजीशन, कुछ ऐसा बोल दे? नहीं, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो फंक्शनल आइसोमरिज्म है। ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए ना, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म। और देखो, तो किसी बच्चे ने कहा सर इसका मतलब फंक्शनल आइसोमरिज्म पहचानना बहुत इजी है कि नहीं? कितनी आसानी से पहचान में आ जाती है। तो मैंने कहा यार तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, हमारे हिसाब से तो बहुत टफ है। देखो एक आइसोमर ये, एक आइसोमर ये, बताओ कौन सी आइसोमरिज्म है दोस्त? इन दोनों को चेक कर लो अच्छे से। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? सेम है। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 2 5 और 3 8, 3 2 5 और 2 3 8। अब इसमें आइसोमरिज्म कौन सी है बताओ? इसमें आइसोमरिज्म कौन सी है यार? ये क्या है? ये एस्टर है और ये क्या है? ये कीटोन है। तो अलग अलग है ना फंक्शन। ओ तो ये क्या हुआ? फंक्शन। ये क्या हुआ? क्या फंक्शनल आइसोमरिज्म नहीं होगी? किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में क्या होगा? फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हो। तो जब कहीं पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे होंगे तो फिर फंक्शनल आइसोमरिज्म हो। जैसे ये देखो, इसको जरा पकड़ो यार, ये देखो बच्चों, एक ये लिखा है ए और एक ये लिखा है बी। इसमें कौन सी आइसोमरिज्म है? चेक करके देखो, इन दोनों के बीच में कौन सी आइसोमरिज्म है? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं, वो अल्कोहल है और वो क्या है? कीटोन है। तो जरा आप नोट डाल रहा हूं, गौर समझिएगा, अच्छे से बात को समझिएगा। इफ फंक्शनल ग्रुप चेंज इन मूवमेंट ऑफ motion of hydrogen ion in, if functional group change in motion of hydrogen ion in molecule। देखो, यदि कहीं पर फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इस वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वहां पर आप कभी भी फंक्शनल आइसोमरिज्म नहीं टिक करोगे। तब आप फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या करोगे? नहीं टिक करोगे। फंक्शनल आइसोमरिज्म नहीं टिक करोगे। वहां पे टिक क्या करोगे? टोटोमरिज्म। अभी टोटोमरिज्म पढ़ाया नहीं है, बस आप ये ध्यान रखा कि वहां पे फंक्शनल नहीं टिक करना है। बस टोटोमरिज्म टिक करेंगे कि नहीं ये भूल जाओ, बस फंक्शनल नहीं टिक करना है। जरा चेक करो, यदि इस हाइड्रोजन को अच्छे से देखा जाए तो ये माइग्रेट हो रहा है। यदि इस हाइड्रोजन को यहां भेज दे, डबल बॉन्ड यहां भेज दे, तो यही तो ग्रुप आ जाएगा। चेक करो, है तो हाइड्रोजन के माइग्रेशन और डबल बॉन्ड के माइग्रेशन से यदि ग्रुप सेम हो जाए, इफ फंक्शनल ग्रुप चेंज इन मोशन या माइग्रेशन ऑफ ओ, अच्छे से लिख देता हूं, चेंज इन माइग्रेशन ऑफ H ion and डबल बॉन्ड। यदि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के माइग्रेशन से, तो फिर ध्यान रखना वहां फंक्शनल मत लगाइएगा, टोटोमरिज्म लगाइएगा। वो टोटोमरिज्म होता है। जैसे ये देखो, हाइड्रोजन को यदि यहां ले आया जाए और डबल बॉन्ड को यहां ले आया जाए तो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। इसको बोला जाता है इनॉल फॉर्म। अभी आप आगे पढ़ोगे भी,
और ये होता है कीटो फॉर्म। ये दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, मगर इसको एक अलग कैटेगरी में डाला गया है। तो ध्यान रखिए, यदि हाइड्रोजन के माइग्रेशन से फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं बोलोगे। जैसे पहले में चेक करो, क्या हाइड्रोजन के माइग्रेशन से फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है? अल्कोहल और कीटोन, ये मोनोवैलिएंट है, ये पॉलीवैलिएंट है? और हाइड्रोजन का माइग्रेशन यहां से उठा के कहीं पर भी रखो, ये कैसे आ जाएगा बताओ? सिर्फ हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होगा। यदि मैं इसको उठाकर कहीं पर भी रख दूं तो ये आ सकता है क्या? नहीं आएगा। इसमें भी चेक करो, यदि मैं हाइड्रोजन को कहीं पर भी रख दूं तो क्या नीचे वाला आ सकता है क्या? चेक करो, यहां तो ऑक्सीजन का भी माइग्रेशन हुआ है, तो माइग्रेशन सिर्फ हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड का हो। यदि हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के माइग्रेशन से, यदि हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के माइग्रेशन से ग्रुप चेंज हो रहा है तो फिर ध्यान रखना वहां फंक्शनल टिक नहीं करोगे। जैसे देखो, इनमें नहीं हो रहा है और इसमें हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और मारता हूं, जैसे आपको मेरी बातों का पता चले। ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल ये है जो आप लोग जानते हो। जरा बताना कौन सी आइसोमरिज्म है दोनों में? अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहां पे था, किससे अटैच है? आप चेक करो, किससे अटैच है दोस्त? कार्बन से। अब किससे अटैच है? नाइट्रोजन से। इसका मतलब क्या है, इस हाइड्रोजन को यदि यहां से यहां रिप्लेस कर दे तो यही तो आ जाएगा। इधर लिख देता हूं, यदि इस हाइड्रोजन को यहां से यहां रिप्लेस कर दिया जाए तो यही तो आ जाएगा यार दोस्त, बताओ, HNC ऐसे। तो ये क्या बोलते हो? साइनाइड बोलते हो, साइनाइड ग्रुप बोलते हो। और ये क्या बोलते हो? आइसोसाइनाइड ग्रुप बोलते हो। तो यहां पे क्या करोगे? क्या फंक्शनल टिक करोगे? नहीं, ये भी टोटोमरिज्म का एग्जांपल है, फंक्शनल का नहीं है। तो फंक्शनल में दोस्त क्या होगा, जब हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के माइग्रेशन से ग्रुप चेंज हो रहा है तो ध्यान रखना फंक्शनल टिक नहीं करोगे, टोटोमरिज्म टिक करोगे। और साफ साफ लगेगा कि फंक्शनल है, बस यही अपने को पकड़ना है। साफ साफ लगेगा कि फंक्शनल है, मगर दोस्त वो फंक्शनल नहीं है, वो आंखों का धोखा है, वो आंखों का धोखा है। एक और क्वेश्चन देता हूं, ये देखो इधर जगह है, जैसे ये देखो यार, एक ने मेरे से कहा कि ये देखो, एक हमारे पास ये है, इसको चेक करो आप ऐसे, और एक ये है, ओ ये देखो, बताओ कौन सी आइसोमरिज्म है? क्या फंक्शनल है? एक क्या है, OH है, और एक क्या है, कीटो ग्रुप है। तो ग्रुप अलग अलग है, फंक्शनल होनी चाहिए। मगर जरा मेरे दोस्त ये बताना, इस हाइड्रोजन को यदि मैं यहां से यहां माइग्रेट कर दूं और डबल बॉन्ड को यहां माइग्रेट कर दूं तो यही तो फिगर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में टोटोमरिज्म, इन दोनों के बीच में क्या है, टोटोमरिज्म। तो ध्यान रखिए, जो छोटे छोटे लॉजिक छोड़ रहा हूं इनको पकड़ते जाइए, यही मेन है। फंक्शनल और टोटोमरिज्म में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मेटामरिज्म और पोजीशन में कंफ्यूजन होता है, ठीक है? तो टोटोमरिज्म और फंक्शनल में कंफ्यूजन कैसे दूर करोगे? यदि हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के माइग्रेशन से ग्रुप मिल जाए तो इसका मतलब वो टोटोमरिज्म का एग्जांपल है, इसका मतलब वो टोटोमरिज्म का एग्जांपल है। और ना मिले तो फिर वो फंक्शनल का एग्जांपल है, ना मिले तो वो फंक्शनल का एग्जांपल है। जैसे ये देखो, देखो मेरे दोस्त, इसको समझने की कोशिश करो। एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन मैंने ये लिखा, एक दो तीन चार, तीन हो गए, तो कार्बन देखना कम है क्या? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6, नहीं इसमें तो ऑक्सीजन भी काउंट कर लिया तुमने, इसको ऐसे लिख देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, अब बताओ कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ये देखो, पहले देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 7 7 3 10, 3 2 5 5 1 6 6 7 7 3 10, ऑक्सीजन 2। अब जरा बताओ यार बच्चों, एक ये लिखा और एक और लिख देता हूं, जैसे हम लोग आसानी से इन बातों को पकड़ सकें। ये लो यार दोस्त, ए और ए और सी, बताइए ए और बी में बताइए। देखो 2 कीटोन है ए में, दोनों कीटोन है, चेक करो। अब बी में जरा चेक करो दोस्त, एक डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन है और एक कीटोन है। तो क्या हाइड्रोजन के माइग्रेशन से ये कीटोन बन सकता है, या इसमें माइग्रेशन करो तो ये बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन का माइग्रेशन करना है। ये ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में कैसे आ सकता है? ये तभी आ सकता है जब ऑक्सीजन माइग्रेशन हो, ऑक्सीजन को तो माइग्रेशन करना नहीं है। तो इनमें क्या है, फंक्शनल है, इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ए और सी में चेक करो। तो दोस्त जब ए और सी में चेक करने जा रहे हो तो जरा चेक करो, ए और सी में ये पार्ट तो सेम है, इसको चेक करना है। तो अब आप जानते हैं कि यदि इस हाइड्रोजन को हम यहां शिफ्ट कर दें और डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दें तो वही चीज आ जाएगी। इसका मतलब ए और सी में क्या है, टोटोमेरिज्म है। ये देखो ए और सी में क्या है, टोटोमेरिज्म है। ऐसे पकड़ो भाई, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा तो ये आ गया। अच्छा ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसका इंश्योरेंस हो गया है, इसकी बैलेंसी ज्यादा हो गई है। अब ठीक है ना? तो टोटोमेरिज्म और फंक्शनल में डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं कि टोटोमेरिज्म और फंक्शनल में क्या डिफरेंशिएशन है, कैसे करोगे, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, टोटोमेरिज्म क्या है। टोटोमेरिज्म को कैसे डिस्कस करोगे, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो यार, टोटोमेरिज्म क्या है और उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि यदि कहीं टोटोमेरिज्म होगी तो कैसे पकड़ में आएगी, है ना? टोटोमेरिज्म को हम कैसे पकड़ेंगे कि ये टोटोमेरिज्म। तो जरा देखो यार, टोटोमेरिज्म को कैसे पकड़ा जाता है। देखो सबसे पहले ये होता है कीटो फॉर्म। ऐसा कीटो फॉर्म हम ऐसे लिख देते हैं। ये देखो, जब ये इंटर कन्वर्ट होता है तो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इनॉल फॉर्म में जाने के लिए वही किया जाता है जो मैं अभी पीछे पढ़ा के आया हूं, ठीक है ना? ये ऐसे आएगा और यहां का हाइड्रोजन ऐसे चला जाएगा, तो इसको बोला जाता है कीटो फॉर्म, इसको बोला जाता है इनॉल फॉर्म। कहीं पर टोटोमेरिज्म चेक करनी है तो क्या चेक करते हैं, जरा देखो, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन between two molecule is known as tautomerism. फिनोमिना। देखो, जब एसिड और बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन का माइग्रेशन हो, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो फिनोमिना टोटोमेरिज्म है। और जब प्रोटॉन का माइग्रेशन होगा तो बॉन्ड का माइग्रेशन तो होगा ही होगा। जैसे ये देखो, आप चेक करो, एसिड और बेस की प्रेजेंस में मीडियम होगा, एसिड और बेसिक मीडियम में ये क्या होगा, प्रोटॉन यहां गया और डबल बॉन्ड यहां आया,
प्रोटॉन के माइग्रेशन से जब भी फिगर फॉर्म होंगे तो वो टोटोमरिज्म होगी। ठीक है, प्रोटॉन का माइग्रेशन हमेशा एसिडिक और बेसिक मीडियम में चलता है। जैसे ये देखो यार, ये ऐसा है, अब देखो क्या आ गया, ऐसा प्रोटॉन का माइग्रेशन हुआ तो ये भी टोटोमरिज्म है। अब आप कोई बच्चा ये कहे कि सर ये देखो, देख रहा इधर, ये देखो दोस्त, अब इसको ऐसे कोई कर दे, देखो प्रोटॉन का माइग्रेशन हुआ है, ये क्या बोला जाता है, ऐसे, और ये क्या बोला जाता है, तो प्रोटॉन का माइग्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, चेक करो, प्रोटॉन का माइग्रेशन हुआ है, ये देखो। तो प्रोटॉन का माइग्रेशन जब भी होगा तो हम टोटोमरिज्म बोलेंगे। ये देखिए, और जरूरी नहीं कि प्रोटॉन का माइग्रेशन अगल बगल हो रहा हो, ये देखो, इसको ध्यान दो, ऐसे है। अब इस चीज को ऐसे कर दो, थोड़ा सा मैं चेंज कर दो बच्चों। अब आप बताना कि प्रोटॉन का माइग्रेशन कहां से कहां तक हुआ है। ये देखो, अब ये प्रोटॉन के माइग्रेशन से फिगर चेंज हुआ है कि नहीं, बस आप ये बताओ। चेंज हुआ है, ये देखो प्रोटॉन है, अब ये माइग्रेट करके यहां गया है, तो ये डबल बॉन्ड कैसा आया, ऐसे, तो ये डबल बॉन्ड कैसे आया, ऐसे, और देखो ये फिगर आ गया है, ये फिगर आ गया। ये डबल बॉन्ड की डायरेक्शन मैंने थोड़ी सी उल्टी कर रखी है, इसको सीधी कर देता हूं, ऐसे, ये ऐसे चलता है, कलर चेंज करता हूं, ये देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये प्रोटॉन गेन कर लेगा। तो प्रोटॉन का माइग्रेशन यहां से यहां हुआ है, तो जरा देखो यहां पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन का माइग्रेशन 1-2 हो रहा है, 1 से 2 एटम में। यहां पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन का माइग्रेशन 1 से 2 एटम में हो रहा है। यहां पर चेक करो, प्रोटॉन का माइग्रेशन 1 से 2 एटम में हो रहा है, मगर यहां पर चेक करो, प्रोटॉन का माइग्रेशन 1 से 5 एटम में हो रहा है 1 से 5 एटम में हो रहा है। और यहां पर चेक करो, इसमें जरा चेक करिए आप लोग, सॉरी फिगर बनाता हूं आपके लिए, आप बताइए यहां टोटोमरिज्म है या नहीं। इसका ये देखो, ये माइग्रेशन हुआ है, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है, और माइग्रेशन किस में हुआ है, इसमें हुआ है। क्या प्रोटॉन का माइग्रेशन है, यस, और प्रोटॉन का माइग्रेशन है तो टोटोमरिज्म है। अब जरा बताओ माइग्रेशन कहां से क्या हुआ है, 1 से 3 पे हुआ है, तो माइग्रेशन कुछ भी हो सकता है, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 7 कुछ भी हो सकता है, मगर इन जनरल टोटोमरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 1 से 2 को डायड फॉर्म और 1 से 3 को ट्रायड फॉर्म बोलते हैं। 1 से 2 को डायड फॉर्म और 1 से 3 को ट्रायड फॉर्म बोलते हैं। तो टोटोमरिज्म का मतलब क्या है, यदि प्रोटॉन के माइग्रेशन की वजह से 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं तो वहां टोटोमरिज्म है, ठीक है। और वो फंक्शनल ग्रुप जो आपको पता चल रहे होंगे वो प्रोटॉन के माइग्रेशन की वजह से पता चल रहे होंगे, ऐसे। इसमें से जो हम लोग पढ़ते हैं या हम लोगों के सिलेबस में होता है वो कीटोइनॉल होता है, ये वाला कीटोइनॉल टोटोमरिज्म हम लोगों के सिलेबस में होती है। कि कीटोइनॉल टोटोमरिज्म को आप कैसे करते हो ये हम लोगों के सिलेबस में। और वैसे इन सब में क्या है, टोटोमरिज्म मिल रहा है, चेक कर लो आप, इन सभी में टोटोमरिज्म मिल रहा है। क्यों, क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन के माइग्रेशन से क्या हो रहा है, नया फिगर आ रहा है। प्रोटॉन और डबल बॉन्ड के माइग्रेशन से जब भी नया फिगर मिले तो वो टोटोमरिज्म है, ठीक है, ऐसे। अब कुछ और एग्जांपल देख लो, जैसे आपको ये पता चल जाए कि हाँ यार टोटोमरिज्म होती है। जैसे ये देखो फिनॉल है, अब फिनॉल का इसका हम ये एक अगला फॉर्म बना दें, ये देखो अभी मैंने बनाया था ऐसे, ये देखिए अब ये वाला जो फॉर्म आया है इसी की वजह से तो आया है। चेक करो आपने क्या किया है, इन दोनों का माइग्रेशन ही तो किया है, प्रोटॉन का माइग्रेशन कराया है। कैसे, देखो ये बॉन्ड ऐसे आया, ये बॉन्ड ऐसे आया, और प्रोटॉन कहां गया है, प्रोटॉन यहां गया है, प्रोटॉन के माइग्रेशन से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, टोटोमरिज्म है। तो जब भी कहीं पर प्रोटॉन के माइग्रेशन से नया फिगर मिल रहा होगा तो टोटोमरिज्म होगी दोस्त, तो टोटोमरिज्म होगी दोस्त, इतनी बात समझ गए। और बता देता हूं एक एग्जांपल, जरा इस बात को यार दोस्त समझिए। ये देखो अब इस फिगर को बताओ, क्या प्रोटॉन के माइग्रेशन की वजह से नया फिगर आ रहा है,
क्या प्रोटॉन के माइग्रेशन की वजह से नया फिगर आ रहा है दोस्त? जरा बताइए। देखिए मैंने क्या किया, इसको ऊपर किया और यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसको 2 कर लो, यहाँ का हाइड्रोजन मैंने यहाँ भेज दिया और डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया। तो यही तो आएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। ये देखो, अब यार बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है? देखो यहाँ पे हमें जैसे ये है तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया है, ऐसे प्रोटॉन का माइग्रेशन हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ और ये प्रोटॉन यहाँ पर और ये ऐसे, तो ये वाला फिगर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो, तो इसका मतलब प्रोटॉन और डबल बॉन्ड के माइग्रेशन से फिगर मिल रहा है। तो यहां पर भी क्या है? टोटोमरिज्म है। यहां पर भी क्या दोस्त? टोटोमरिज्म। तो इसको मतलब ये बात तुम समझ गए कि टोटोमरिज्म क्या होती है। ठीक है, आज हम लोग इसी जगह पे रोकेंगे क्योंकि टोटोमरिज्म हम लोगों ने खत्म किया है। टोटोमरिज्म में अभी एक बात बाकी है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में टोटोमरिज्म बचा हुआ पढ़ाएंगे और बाकी आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कब कब कौन सी सिचुएशन में कौन कौन सी आइसोमरिज्म आती है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग क्या रहें? खुश रहें और रिवीजन करते रहें। ओके बाय।